नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सत्यार सर आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ यूट्यूब की क्लासेस में। एसएससी एमटीएस के लिए जो आपके प्रीवियस ईयर्स की सीरीज चलाई जा रही है और इस सीरीज में आज हम लोग जीएस की 8वीं क्लास के साथ उपस्थित हैं और इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो प्रीवियस के क्वेश्चन कैसे क्या आए हुए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक जरूर करिएगा, वीडियो अगर आपको पसंद आता है शेयर जरूर करिएगा और हो सके तो पढ़ाई को ऑनलाइन मत रखिएगा, केवल ऑफलाइन में ले जाइएगा, नोट जरूर बनाइएगा ताकि आपके लिए आगे जाके हेल्पफुल हो सके। चलिए चालू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन आया हुआ था आपका, पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? पालक में अम्ल की बात हो रही है। यहाँ पर आपका फॉर्मिक, लैक्टिक, ऑक्सैलिक और साइट्रिक अम्ल। इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। इसके पहले के पेपर में भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था किसके बारे में? फॉर्मिक अम्ल के बारे में। तो जो चींटी का डंक होता है, उस चींटी के डंक में आपका कौन सा अम्ल है? आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक। लैक्टिक अम्ल की बात करते हैं तो लैक्टिक एसिड हमारा आपका, ये हमारा आपका जो भी हमारा आपका दुग्ध शर्करा होती है उसके द्वारा आपका इसका निर्माण होता है, या हमारे शरीर में यही लैक्टिक एसिड जब कन्वर्ट हो जाता है किसमें? आपका पायरुविक एसिड में, पायरुविक अम्ल में, तो शरीर के थकान का कारण बनता है। ऑक्सैलिक एसिड किसमें पाया जाता है? आपका पालक में पाया जाता है। और साइट्रिक एसिड की बात करते हैं तो जो भी हमारे आपके खट्टे फल होते हैं ये खट्टे फलों में पाया जाता है। और सबको पता है जो खट्टे फल होते हैं, खट्टे फल ये हमारे किसका? विटामिन सी का अच्छा स्रोत होते हैं। विटामिन सी जिसको हम लोग जानते हैं किसके नाम से? स्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको आपका स्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो खट्टे फलों में हमारा आपका साइट्रिक अम्ल, आपका स्कॉर्बिक एसिड दोनों मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन हो गया। पढ़ते हैं आगे। अगला है, एक ऐसी तकनीक है जिसके आसपास के स्वस्थ ऊतकों को कम से कम नुकसान पहुंचाकर कैंसर कोशिकाओं को विकिरणों द्वारा नष्ट किया जाता है। यहाँ पर आपका विकिरण के द्वारा, आपका रेडिएशन के द्वारा आपका हटाने की प्रक्रिया पूछी जा रही है। मतलब एक ऐसी चिकित्सा है जिसमें किसी भी प्रकार की चीर-फाड़ ना हो और अगर हो तो न्यूनतम स्थिति में हो और उसके द्वारा आपके कैंसर कोशिकाओं का उपचार किया जा सके। तो ऐसे में शल्य चिकित्सा, सर्जरी, ऑब्वियसली सीधी सी बात है, सर्जरी में आपको पता है कितना आपका चीर-फाड़ होती है। रसो चिकित्सा, कीमोथेरेपी, ये आपके कैंसर का उपचार होता है, लेकिन ये आपका ऐसा नहीं होता है, ठीक है? यहाँ पे भौतिक चिकित्सा, फिजियोथेरेपी और विकिरण चिकित्सा, रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी एक आपका ऐसा प्रोसीजर है, आज के समय पर रेडियोथेरेपी है जो आपकी रेज़ होती है, ठीक है? आपका लेज़र किरणों द्वारा उपचार किया जाना, ये एक नई पद्धति है रेडियोथेरेपी के अंतर्गत में। इन लेज़र किरणों के द्वारा उपचार करके क्या किया करते हैं कि जो भी कोशिकाएँ होती हैं हानिकारक, उनको नष्ट कर दिया जाता है। या जैसे आँखों का ऑपरेशन होता है, मोतियाबिंद का कैटरेक्ट का ऑपरेशन, उसके लिए भी लेज़र किरणों का प्रयोग होता है। या इसके अलावा जैसे पथरी जैसी बीमारी होती है, उसमें भी ये लेज़र किरणों का उपयोग होता है। तो ये आजकल के समय ट्रेंड में कौन-सी आपका रेडियोथेरेपी या विकिरण चिकित्सा है, जिसके माध्यम से बिना चीर-फाड़ के कम से कम आपके नुकसान पे अधिक से अधिक फ़ायदा पाने की संभावना। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद नीति निषेध सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है? ठीक है, तो नीति निषेध तत्वों के बारे में हमसे बात हो रही है, तो कौन सा अनुच्छेद क्या बोल रहा है कि उनका अनुप्रयोग होगा? अगर हम बात करें नीति निषेध तत्वों से, देखो हर आपको सेट में क्वेश्चन मिल रहा है नीति निषेध तत्वों का। बात हो रही है किसकी? यहाँ पे डीपीएसपी की। इन्होंने कई बार पढ़ा हुआ है। डीपीएसपी आर्टिकल 36 से किसके बीच में है? 51 के बीच में है। और ये हमने लिए कहाँ से है? आपके आयरलैंड से लिए हैं। तो अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो बताता है कि आपका नीति शर्तों का अनुप्रयोग। तो यहाँ पर देखो आपका आर्टिकल 36 और 37 जो प्रारंभिक दो आर्टिकल है, 36 और 37 याद रखिएगा। 36 के अंतर्गत में आपका किसकी परिभाषा है? राज्य की परिभाषा है। राज्य की परिभाषा से तात्पर्य किसी भी ऐसी संस्था, निकाय या व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो किसी भी प्रकार के नियम का निर्माण कर सके, उसे समाप्त कर सके या उसमें संशोधन कर सके, वो अपने आप में राज्य स्टेट के रूप में जाना जाएगा। जैसे अगर आपका डीएम एक अकेला व्यक्ति है, वो अपने जिले में क्या करता है? धारा 144 लागू करने की घोषणा करता है, या स्कूलों के शीतकालीन अवकाश की घोषणा करता है, किसी प्रकार की ऐसी घोषणा जो एक नियम के प्रभाव से लागू होती है, तो डीएम अपने आप में एक राज्य की भांति कार्य करेगा, अकेला व्यक्ति। और ऐसे अगर आपके जिले की नगर पालिका है, वो क्या करती है कि आपका डिसीजन लेती है कि ये प्रमुख स्थान पर या इस स्थान पर मार्केट लगेगी, यहाँ पर ऐसा होगा, वैसा होगा, तो वो आपकी नगर पालिका भी अपने आप में राज्य के रूप में कार्य करती है। तो यहाँ पर आपका राज्य हो जाएगा। ठीक। अगला है हमारा आपका, यहाँ पर आपका आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 किसके बारे में बोल रहा है? देखो तो आर्टिकल 37 आपके यहाँ पे क्या बताता है कि यहाँ पर जो नीति निषेध तत्व हैं, ये आपके किसके लिए हैं? ये राज्य के लिए मूल तत्व हैं। ये क्या है? राज्य के लिए मूल तत्व हैं।
मूल तत्व से तात्पर्य क्या है यहाँ पे? जब राज्य इन नियमों को बनाएगा, कोई भी कानून बनाएगा, तो वो इन नियमों को ध्यान में रखेगा कि इनके माध्यम के या इनके आधार पर ही आपके नए नियमों का निर्माण हो, जिससे जनता का अधिक से अधिक क्या हो, कल्याण हो। नीति तत्वों का एक प्रमुख उद्देश्य आपका क्या होता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। इन नीति तत्वों का क्या होता है, आपका उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर राज्य उन मूल तत्वों के रूप में किसको लेगा, नीति निर्देशक तत्वों को लेगा। ठीक, अब ऐसे केस में क्या होता है कि ये जो मूलभूत तत्व हैं, ये राज्य के लिए आपको क्या होगा, जरूरी होगा कि जब भी कोई कानून बनाए, नियम बनाए, तो उनको दिमाग में रखे बनाने से पहले। और आर्टिकल 37 एक बात ये बोलता है, दूसरी बात ये बोलता है कि इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, मतलब ये राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। आप न्यायालय में इनके आधार पर मांग नहीं कर सकते कि कोई आर्टिकल है उसमें कोई आपकी बात लिखी गई है उसको राज्य माने ही माने। जैसा कि आपका क्या होता है, एक आपका आर्टिकल है आर्टिकल 44, आजकल चर्चा में बहुत ज्यादा रहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो ये जो आपका समान सिविल संहिता है, इसके लिए बहुत ज्यादा आपकी डिमांड है। यहाँ पर अगर आपकी बात हो रही है किसकी, समान सिविल संहिता की, तो राज्य का ये दायित्व तो रहेगा कि जब भी कोई कानून बनाए तो दिमाग में रखे कि हाँ, वो समान सिविल संहिता रहे, सबके लिए बराबर कानून रहे, लेकिन ऐसा करना बाध्यकारी नहीं है। आप इस आधार पर राज्य से मांग नहीं कर सकते हो, न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हो। ये किसमें दिया हुआ, आर्टिकल 37 में। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आर्टिकल 37। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई है? इसको हम लोगों ने पढ़ा हुआ था लास्ट क्लास में भी। आपके केरल में पूछा जा रहा है, तो आपकी आधुनिक भारतीय मार्शल आर्ट ये कौन सी है, कलरीपयट्टू। ठीक है, इसको आपका कलरीपयट्टू के नाम से भी जानते हैं। ये आपकी केरल की मार्शल आर्ट है, और ये आपके एक संत हुए बोधि धर्मन करके, याद कर लीजिएगा इनका नाम बोधि धर्मन। ये इस कलरीपयट्टू को यहाँ से कहाँ ले गए, चीन ले गए, और यहीं पर चीन में इसी कलरीपयट्टू के बेस पर क्या हुआ, आधुनिक जो मार्शल आर्ट है, जिसको हम लोग आपके कराटे ऐसे फॉर्म में जो भी कुछ जानते हैं, ठीक है, इसका जन्म होता है। तो बोधि धर्मन किसके जनक होते हैं, आपके मार्शल आर्ट के जनक होते हैं। तो केरल राज्य में कौन सी होती है, केरल पट्टू कलरीपयट्टू होती है। गतका की बात करते हैं तो हम लोगों ने आपका इसको कहाँ पढ़ा था, आपका पंजाब में पढ़ा था। ठीक है, और गतका कहाँ का है, आपका पंजाब का है, सिखों द्वारा किया जाने वाला, आपका निहंग सिखों द्वारा। और उसके अलावा हम लोगों ने एक और पढ़ा था, ये कौन सा आपका था, मलखम्ब था। मलखम्ब कहाँ का था, महाराष्ट्र का था। और एक आपका कौन सा था, थांगता था। थांगता कहाँ का, आपका मणिपुर का। तो ये आपके ये एक प्रकार से आर्ट फॉर्म है, वॉर फॉर्म है, वॉर एंड आर्ट दोनों फॉर्म में इसको यूज होता है। और ये खेलो इंडिया गेम्स में भी शामिल किए गए एज ए स्पोर्ट के रूप में, ये चारों के चारों। याद रखिएगा, कलरीपयट्टू, गतका, मलखम्ब और थांगता। अगर बात हो रही है किसकी, खेलो इंडिया गेम्स की, तो इस बार के जो खेलो इंडिया गेम्स हो रहे हैं, कहाँ पर हो रहे हैं ये हो रहे हैं आपके एमपी में हो रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय। तो यहाँ पे पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर, आपका कोलकाता में। क्योंकि जितने भी जोन है 17 जोन से पूछा जाता है, तो पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर होगा, आपका कोलकाता हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके हरिश्चंद्र ने पूछना किसके दरबारी कवि थे। तो हरिश्चंद्र जो आपके गुप्त वंश के शासक कौन थे, समुद्रगुप्त, इनके दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त को क्या बोलते हैं, आपको इनको बोला जाता है आपका भारत का नेपोलियन। ठीक है, इनकी तुलना किससे की जाती है, नेपोलियन से की जाती है। अब मुझे नहीं पता किस आधार पर की जाती है, क्योंकि समुद्रगुप्त तो पहले पैदा हुए थे, तो नेपोलियन की तुलना मेरा मानना है कि समुद्रगुप्त से की जानी चाहिए।
यहाँ पर अपना तो उल्टा होता ही है। यहाँ पर हरिशेर जो होते हैं ये फेमस किसके लिए होते हैं? एक्चुअल में एक इलाहाबाद का स्तंभ लेख है, ठीक है, कहाँ का? इलाहाबाद का स्तंभ लेख है। इस इलाहाबाद के स्तंभ लेख में एक लेख लिखा हुआ है जिसे जाना जाता है किस नाम से? प्रयाग प्रशस्ति लेख, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका प्रयाग प्रशस्ति लेख, ये किसने आपका लिखा था? आपका हरिशेर ने लिखा था। प्रयाग प्रशस्ति लेख किसका है? हरिशेर का है। किसमें है? इलाहाबाद के स्तंभ लेख में। ये जो इलाहाबाद का स्तंभ लेख था इसको अकबर ने आपके इलाहाबाद के किले में स्थापित करवा दिया था। और ये जो आपका किला है इस सॉरी स्तंभ लेख है, इस स्तंभ लेख में अकबर के साथ में उनके फेमस आपके एक दरबारी बीरबल का भी क्या मिलता है? नाम मिलता है। तो अकबर और बीरबल दोनों का नाम किससे मिलता है? इलाहाबाद के स्तंभ लेख में। इसी का हिस्सा क्या है? प्रयाग प्रशस्ति लेख है। और ये प्रयाग प्रशस्ति लेख पहला ऐसा आपका लेख है, अभिलेख है, जो चंपू शैली में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? चंपू शैली में। चंपू शैली से तात्पर्य क्या है? वो शैली जो गद्य और पद्य दोनों में लिखी जाए, वो कौन सी होती है? चंपू शैली। गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका हरिशचंद्र किसके दरबारी थे? अशोक के, सॉरी समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। होजागिरी भारत की किस राज्य का लोक नृत्य है? यहाँ पे होजागिरी लोक नृत्य आपसे पूछा जा रहा है, तो ये कहाँ का होता है? आपका त्रिपुरा राज्य का लोक नृत्य है। त्रिपुरा राज्य में एक समुदाय है, कौन सा? आपका रियांग समुदाय, ठीक है। एक जनजातीय समुदाय है रियांग समुदाय। रियांग समुदाय की छोटी लड़कियों द्वारा ये नृत्य किया जाता है, जिसमें वो अपने सिर के ऊपर बैलेंस बनाते हुए वस्तुओं को रखती हैं, जैसे बोतल या कोई ऐसी चीज होती है। तो एक आपका स्थानीय लोक नृत्य है। तो रियांग समुदाय क्या करती है? त्रिपुरा में नृत्य करती है। अगर हम त्रिपुरा की बात करते हैं तो त्रिपुरा की कैपिटल कौन है? आपकी अगरतला है, ठीक है। त्रिपुरा की कैपिटल कौन है? आपकी अगरतला है। और त्रिपुरा के अगर बात कर ले हम लोग आपके सीएम की, तो त्रिपुरा के सीएम कौन है? मणिक साहा है। कौन है आपके? मणिक साहा है। इसके पहले ही आपके लास्ट ईयर मई 2021 में बने थे। इसके पहले कौन थे? बीजेपी के ही विप्लव कुमार देव, ठीक है। कौन है? विप्लव कुमार देव। ये आपके कौन है? आपके सीएम थे। अभी रिसेंटली कौन हो गए? आपके मणिक साहा। इस साल त्रिपुरा में क्या होने? आपके विधानसभा चुनाव होने। त्रिपुरा में क्या होने? विधानसभा चुनाव होने हैं। त्रिपुरा जो राज्य है ये तीन ओर से, ठीक है, किसे? तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछते कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा? त्रिपुरा है। त्रिपुरा त्रिपुरा के रीजन में यहाँ पर आपका एक नदी बहती है जो बांग्लादेश तक जाती है, इसको बोलते हैं फेनी नदी। और इसी फेनी नदी पर एक बांध बना हुआ है, सॉरी पुल बना हुआ है, जिसको बोलते हैं मैत्री सेतु। ये मैत्री सेतु जोड़ता है किसको? भारत को किससे? बांग्लादेश से, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा मैत्री सेतु इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, लेकिन में से कौन सा उड़ीसा का पहला है ओडिसी नर्तक नर्तांगना जिसे वर्ष 2000 में पद्म भूषण? तो यहाँ पर आपको 2000 में पद्म भूषण मिला, कौन सा से पहले थे? ये कौन थे? केलुचरण महापात्र। केलुचरण महापात्र एक फेमस आर्ट मतलब डांसर है आपकी ओडिसी नृत्य शैली के। तो यहाँ पर आपसे डांसर्स के बारे में पूछा रहा है, उनके नृत्य उनकी शैलियों के बारे में नाम पूछे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक नाम है किसका? रुक्मिणी देवी अरुणडेल का। इनको हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। ये आपकी रुक्मिणी देवी अरुणडेल आपकी राज्यसभा में चुनी जाने वाली पहली महिला, ठीक है। राज्यसभा में चुनी जाने वाली, अगर हमसे पहली महिला पूछे, ठीक है, या हमसे पूछे पहली महिला नर्तकी पूछे, तो वो कौन थी? आपकी रुक्मिणी देवी अरुणडेल थी। इनका नाम याद रखिएगा। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि राज्यसभा में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री पूछ लिया जाए, तो ये हम सबको पता होना चाहिए कौन है? ये आपकी कौन थी? नरगिस दत्त थी। नरगिस दत्त पहली महिला थी जिन्हें आपका क्या मिलता है? पद्म पुरस्कार भी मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ये दो नाम इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है आपका was established in was established in 1948 with 23 countries as a global trade organization to administration all multilateral
ट्रेड एग्रीमेंट्स। यहाँ पर पूछ रहा है कि 1948 में किस एक ऐसे संस्थान की स्थापना हुई थी जो वैश्विक लेवल पर व्यापार को या व्यापार के समझौतों को लागू करने के लिए बना था। ऑप्शन में वर्ल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड है, एंड इंटरनेशनल रेसिप्रोकल ट्रेड एसोसिएशन है। तो यहाँ पर अगर आपको नहीं पता है तो मोस्टली सब बच्चे आंख बंद करके किसको करके आते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। तो यहाँ पर आपका जो संस्थान है WTO है, ठीक है। WTO इसकी स्थापना वैसे तो हम लोग बोलते हैं कब है, 1948 में बोलते हैं, और इसका मुख्यालय कहाँ पर आपका जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इसका हेड ऑफिस है। लेकिन बात यहाँ पर क्या है समझने वाली कि 1948 में जब आपका एस्टेब्लिशमेंट हुई थी तब इसका नाम आपका WTO नहीं था, तब इसका नाम क्या था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड था, ठीक है। यहाँ पर जब इसकी स्थापना होती है 1948 में, तब ये आपका क्या आता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड आता है। और तब से लेकर 1948 से लेकर 1995 तक, 1995 तक ये संस्थान आपका इसी नाम से काम करता है। 1995 में इसका नाम बदल के क्या हो जाता है, WTO हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। WTO का नाम बदल के कब होता है, 1995 में स्थापना होती तब उसका नाम होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत से लोगों का मोस्टली सब आप इसी को करके आओगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे इसका मूल नाम ये था। जिनेवा की बात हो रही है, जितने भी ह्यूमन रिलेटेड है, जैसे स्वास्थ्य है WHO है, व्यापार है WTO है, आपका मौसम विज्ञान है, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, या लेबर है ILO है, ठीक। ऐसे जो भी आपके इंस्टीट्यूशन है सबके आपके हेड ऑफिस कहाँ पर आपके आपके जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, As of March 2022, which of the following is the highest मोटरेबल पास इन इंडिया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मार्च 2022 तक हमारा भारत का सबसे ऊंचा यात्री वाहन पास आपका मोटरेबल पास पूछ लिया है। उस समय आपका एक उमिंगला पास था, ये हमारा सबसे ऊंचा सड़क पास बना था आपका, इसलिए चर्चा में आया था। लेकिन आपसे उस समय का आपका पूछ लिया कि मोटरेबल पास जहाँ से आपकी गाड़ियां आ सके, वो कौन सा पास है, आपका खारदुंगला पास है। कौन सा पास, खारदुंगला पास है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। अगला है द ग्रेट इंडियन नॉवल पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पे के नटवर सिंह, शशि थरूर, किरण बेदी और अरुण शौरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, शशि थरूर। शशि थरूर कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ा हुआ था। तो अभी यहाँ पे शशि थरूर क्या है, ये आपके ग्रेट इंडियन नॉवल पुस्तक के क्या है, लेखक है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था। पंजाबी सूबा आंदोलन की बात करते हैं तो पंजाबी सूबा, सीधी सी बात है कि पंजाब की एक पार्टी शिरोमणि अकाली दल, इसने क्या किया था, आपके शिरोमणि अकाली दल ने आपके इस पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था। बाकी गदर पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला देखिएगा, अमित भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है, ठीक है। अमित क्या करना चाहता है, भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है। निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम सीमा कहाँ है जहाँ पर वो चुनाव लड़ सकता है, मतलब एक समय आपको अगर लोकसभा चुनाव लड़ना है तो आप मैक्सिमम कितनी सीटें हैं जहाँ से आप एक साथ क्या कर सकते हो, नॉमिनेशन कर सकते हो। अभी आप लोगों ने देखा होगा, हमारे यहाँ जब मोदी जी पहली बार चुनाव लड़े थे तो उन्होंने गुजरात के गांधीनगर से भी पर्चा भरा था और बनारस से भी भरा था, वाराणसी से। राहुल गांधी अमेठी से भी लड़े थे और केरल के वायनाड से भी लड़े थे। तो ऐसे में क्या होता है, आपका मैक्सिमम आपका एक कैंडिडेट कितनी सीटों से पर्चा भर सकता है, 2 सीटों से पर्चा भर सकता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका 2 होगा, अनंत 3, ऐसा एक कुछ भी मत कर दीजिएगा, कितना होगा आपका, 2 सीटें होंगी। और जब वो आपको दोनों से जीतेगा तो कुछ एक सीट का चुनाव करना पड़ेगा, एक सीट उसकी क्या हो जाएगी, आपकी खाली मानी जाएगी और उस एक सीट पे क्या होगा, फिर से पुनर्चुनाव होगा। लेकिन इनमें से कौन लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिणी अंडमान से अलग करता है। यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इनमें से पूछ रहा है आपका कौन सा लिटिल अंडमान को दक्षिणी अंडमान से अलग करता है, ठीक। तो ये अंडमान निकोबार को हम लोग आपका इन अंडमान द्वीप समूह को मेनली 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले हमारा आपका ये उत्तरी अंडमान, फिर उसके अलावा हमारा मध्य अंडमान, फिर ये हमारा आपका दक्षिणी अंडमान, और यहाँ पर हमारा आपका कौन सा, लघु अंडमान। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि लघु यानी आपका लिटिल अंडमान और आपका दक्षिणी अंडमान के बीच में कौन सा आपका सेक्शन है जो इनको अलग कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर आपका देखा जाए तो ये आपका कौन सा होता है, डंकन पास, ठीक है। डंकन पास वो समुद्री रास्ता होता है जो आपको अलग करता है किसको, दक्षिणी अंडमान को उत्तरी अंडमान से, लघु अंडमान से। डंकन पास ये समुद्री रास्ता होता है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे एक और आपका समुद्री रास्ता होता है जिसको हम लोग आपका 10 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। ये 10 डिग्री चैनल क्या करता है, ये 10 डिग्री चैनल आपका अलग कर रहा है किसको, आपका इस अंडमान द्वीप समूह को, किससे, निकोबार द्वीप समूह से, किससे,
निकोबार द्वीप समूह से, और निकोबार में भी यहाँ पर आपका जो द्वीप समूह है उसको बोलते हैं कार निकोबार से। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में है, या लघु निकोबार और लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। और वहीं पर अगर डंगन पास की बात करते हैं तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है। मेनिकॉय द्वीप समूह जो है लक्षद्वीप का आपका सबसे दक्षिणी द्वीप समूह है, ये लक्षद्वीप का हिस्सा होता है। अमीन द्वीप जो है आपका, ये भी किसका हिस्सा है, लक्षद्वीप का द्वीप समूह होता है। यहाँ पर क्या होता है आपका मालदीव, मालदीव देश, और उसके ऊपर आपका यहाँ पे पड़ता है आपका मिनिकॉय, और उसके ऊपर आपका पड़ता है आपका कौन सा, लक्षद्वीप द्वीप समूह होते हैं। तो इनको भी देख लीजिएगा कि इनके बीच में जो समुद्री रास्ते होते हैं, मालदीव से मिनिकॉय के बीच में क्या होता है आपका 8 डिग्री चैनल आपका काम करता है। ठीक है, यहाँ स्थित है 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय से लक्षद्वीप के बीच में कौन सा चैनल है, 9 डिग्री चैनल है। और यहाँ पर आपका कौन सा आप देख रहे हो, 10 डिग्री। तो 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल ये आपके अलग कर रहे हैं आपके इन स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों में से कौन सा आपका सत्य पूछ रहा है। पहला कथन है हमारा यहाँ पर आपका कि 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। बिल्कुल सही बात है, जब 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु होती है। अलीवर्दी खान बंगाल का सबसे आपका योग्य शासक माना जाता है, क्योंकि अंग्रेजों की तुलना एक किससे करता है, आपकी शहद देने वाली मधुमक्खियों से। इसका मानना था अगर अंग्रेजों को ना छेड़ा जाए तो ये फायदा देंगी, अगर छेड़ा जाए तो ये काट काट के मार डालेंगी। उनके बाद में इनका जो नाती होता है वो आपका कौन, सिराजुद्दौला आपका गद्दी पाता है। तो ये बिल्कुल भी सही है। दूसरा हमारा क्या कथन है, 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी में सिराजुद्दौला के विरुद्ध युद्ध में कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। बिल्कुल सही है, 1757 में एक युद्ध होता है, कौन सा आपका, प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध में एक तरफ आपके रॉबर्ट क्लाइव होता है सेना का नेतृत्व करने वाला, दूसरा कौन होता है, सिराजुद्दौला होता है। जिसमें सिराजुद्दौला के साथ में उनके जो सेनापति होते हैं वो विश्वासघात करते हैं, जिसके बाद में वो आपका युद्ध का मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, बाद में उनकी हत्या कर दी जाती है। और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना कौन करता है, रॉबर्ट क्लाइव करता है। तो यहाँ पर आपका बी कथन सत्य हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, महावीर जयंती किस माह में मनाई जाती है। देखिएगा, महावीर जयंती जो होती है ये आपके चैत्र माह में मनाई जाती है, और ये जो चैत्र माह होता है मोस्टली आपका भारतीय जो कैलेंडर होगा उसके अकॉर्डिंग कब पड़ता है, आपका अप्रैल माह में पड़ता है। तो आपके यहाँ पर आपकी महावीर जयंती कब की हो जाएगी, आपकी अप्रैल माह की हो जाएगी। अप्रैल माह की त्रयोदशी को मनाया जाता है, और डिटेल में अगर हम लोग जाते हैं 2011 की बाद जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछा है। तो यहाँ पर हमें दो राज्य देखने, सबसे कम वाला और सबसे अधिक वाला। अगर हमसे पूछ रहा है देश के सर्वाधिक जनसंख्या, तो हमें सबको पता है कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर आपकी यूपी में। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, 19,98,00,000। ठीक, 1998, 1 2 3 4 और 1। ठीक, ये हमारी जनसंख्या याद करने का ट्रिक था। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे सबसे कम जनसंख्या। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी सबसे कम जनसंख्या दिए गए राज्यों में से आपका कौन सा होगा, आपका आंसर सिक्किम है। सिक्किम की आबादी सबसे कम है, और ये आपका 60 76 88। ठीक है, ये सिक्किम की जनसंख्या है, मतलब लगभग आपकी 6 लाख, आपके 7,688 मात्रा आबादी किसकी है, सिक्किम राज्य की। तो सिक्किम को याद कर लीजिएगा, सबसे कम आपके जनसंख्या वाला राज्य कोई है, कौन सा है, सिक्किम है। सर्वाधिक कहाँ पर, आपके यूपी में है। यहीं पर बात करते हैं किसकी, केरल राज्य की। तो केरल राज्य आपका किसका है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता लिटरेसी के मामले में पहले नंबर पे कौन है, केरल है। और सबसे कम अगर साक्षरता की बात होती है तो सबसे कम आपका कौन है, आपका बिहार है। अगर केरल की बात हो ही रही है तो केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला भी राज्य है, 1084 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य भी कौन है, आपका केरल है। और सबसे कम अगर हमसे पूछे लिंगानुपात में, तो सबसे कम आपका, आप सबको पता है कौन सा राज्य होता है, आपका हरियाणा होता है। ठीक है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो यहाँ पर आपका रजिया सुल्तान सबको पता है, इसका आंसर क्या होगा, आपका इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी है, इल्तुतमिश की बेटी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब इल्तुतमिश की मृत्यु होती है उसके बाद में गद्दी किसको मिलती है, रजिया सुल्तान को। और रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर या मध्यकालीन भारत में आपके प्रमुख गद्दी संभालने वाली एकमात्र आपकी महिला शासक कौन हुई, आपकी रजिया सुल्तान हुई। एकमात्र आपकी महिला शासक कौन थी, रजिया सुल्तान थी, जिसने पुरुषों की तरह वेशभूषा धारण की और उसने क्या किया, शासन किया। लेकिन आंतरिक विद्रोह संघर्षों की वजह से क्या किया, उसको फिर आपके पद से हटा दिया गया, उसको मार दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर कौन होगा, आपका रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की बेटी। अब देखिएगा, नीति आयोग द्वारा प्रस्तापित किए जाने से पूर्व
इनमें से किस संगठन द्वारा लकड़ावाला सूत्र का प्रयोग करके बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों का संकलित किया गया था? देखिएगा यहाँ पर आपका लकड़ावाल जो आपका आयोग था, देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम पे गरीबी से संबंधित जितने भी, आप लास्ट वीडियो जाके देख लीजिएगा, गरीबी से संबंधित जितने भी आयोग, मैं रिपीट यहाँ पर नहीं करूँगा अभी। गरीबी से संबंधित आपके जितने भी आयोग थे मैंने सारे आपके लिए दिखा दिए थे कि तेंदुलकर कमेटी का गठन कब हुआ था, रंगराजन कमेटी का गठन कब हुआ था, लकड़ावाला कमेटी का गठन कब हुआ था, ये सारी कमेटियाँ बता दी थी। ये सारी कमेटियों ने क्या किया, अपनी-अपनी रिपोर्ट दी, किसके लिए? गरीबी के लिए। तो यहाँ पर आपके गरीबी और बेरोजगारी की जाँच के लिए आपका क्या हुआ था? योजना आयोग, ठीक है? प्लानिंग कमीशन ने क्या किया था? इसका आपका एनालिसिस किया था डाटा का। तो इसका आंसर हमारा आपका योजना आयोग का। बाकी जितने भी मैंने आयोग बोले, आप इसके जस्ट पीछे का एक वीडियो देखिए जाके, पिछली क्लास में मैंने आपका डिस्कस किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 7 फरवरी आपका 2022 को लोकसभा में किसने पेश किया? ये पूछ लिया। तो उस समय हमारे आपके अनुसूचित जनजाति मंत्री कौन है? आपके अर्जुन मुंडा। तो अर्जुन मुंडा जी ने संविधान में अनुसूचित जनजाति आदेश या संशोधन विधेयक 2022 को कब पेश किया था? 7 फरवरी 2022 को। तो यहाँ पर हमारे को कौन हो जाएगा? अर्जुन मुंडा गृह मंत्री, और हमारे सहकारिता मंत्री कौन? अमित शाह है। रक्षा मंत्री कौन है? आपके राजनाथ सिंह है। पहला क्वेश्चन है, बैटरी एसिड का रासायनिक नाम पूछ रहा है। तो जो बैटरी में पाया जाने वाला एसिड होता है, कौन होता है? आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है। आपका कौन सा होता है? आपका H2SO4 होता है। तो जो बैटरी में हम लोग आपका नॉर्मली उसको तेजाब ऐसा बोलते हैं, बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है, वो क्या होता है? आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अम्लीय स्वभाव का ये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अली अकबर खान का आपके वाद्य यंत्र से संबंध है? तो एसएससी का पैटर्न है, आपसे आपके वाद्य यंत्र पूछ लेगा, उसके आपका कौन से आपका संगीतज्ञ किससे संबंधित है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी जीडी के पेपर में देखे हुए, यहाँ भी है। तो अली अकबर खान एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, कौन सा? आपका सरोद। उस सरोद से संबंधित है कौन? आपके अली अकबर खान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय टीम के किस खिलाड़ी ने 2022 में श्रीलंका के दौरान क्रिकेट टेस्ट सीरीज में मैन ऑफ द मैच सीरीज, ये तब का करंट का क्वेश्चन है। तो उस समय आपके ऋषभ पंत जो आपके विकेट कीपर और बैट्समैन है, लेफ्ट हैंडर, इन्हें क्या किया था? श्रीलंका की सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार दिया गया था। तो ऐसे करंट के क्वेश्चन आपको कई सारे मिलते रहेंगे। अगला है, लेकिन में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? ठीक है, भारत का बड़ा स्तूप हम बोल रहे हैं, भारत का बोल लीजिएगा या विश्व का सबसे बड़ा स्तूप। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा? आपका केसरिया होता है। बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। अमरावती का स्तूप भी काफी बड़ा था, लेकिन अभाव की वजह से, ज्ञान के अभाव की वजह से लोगों ने इसको नष्ट कर डाला। बाकी ब्रिटिश थे, उनके लूटने घसोटने की आदत थी, वो चोर थे, और उन चोरों ने क्या किया, बाहर से बहुत सारी ऐसी बढ़िया चीजों को आपके उठा उठा के लेके गए, अपने संग्रहालयों में सजा के रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो केसरिया स्तूप है, ये हमारा आपका सबसे ऊंचा स्तूप है। ये स्थित कहाँ पर है? बिहार में। बिहार में आपका एक जिला, आपका पूर्वी चंपारण जिला, उस पूर्वी चंपारण जिला में केसरिया स्तूप है। ये विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप है। इसका निर्माण ऐसा माना जाता है कि प्रारंभिक समय में आपका अशोक के समय हुआ, बाद में उत्तर गुप्तवर्ती शासकों के समय भी इसका क्या हुआ? आपका निर्माण हुआ। तो ऐसे केस में आपका अशोक का भी आपके समय से इसके एविडेंस मिलते हैं, और गुप्त शासकों के समय के भी एविडेंस मिलते हैं। तो सबसे बड़ा स्तूप कौन सा? आपका केसरिया का स्तूप है, याद रखिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूछ रहा है आपसे, तो सभी को पता है यूपी के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आपके योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, यहाँ पर आपके यूपी के दोबारा मुख्यमंत्री बनने वाले आपके योगी आदित्यनाथ। ठीक, तो ये आज आपके कुछ क्वेश्चन हैं, और उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आपका सहयोग आवश्यक है। क्लास अगर आपको पसंद आती है, शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, और साथ में सभी से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह है, पढ़िएगा तो नोट जरूर बनाइएगा, क्लास को केवल ऐसे मत देखिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।